हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के ये जो बुक देख रहे हैं आप, लिंग विद्यालय एवं समाज के यूनिट नंबर 3 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 3 का। यदि आप पीछे के यूनिट को नहीं देखे हैं तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसे पीछे का देख लें ताकि आपको एग्जाम के लिए सुविधा रहे। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का यूनिट 3 होने वाला है। यूनिट 3 में ये पार्ट 1 है, यूनिट 3 का पार्ट 1, जिसका नाम है, यूनिट 3 का नाम है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण। पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण। इसमें हम लोग यूनिट 3 में टोटल 9 टॉपिकों को कवर करेंगे। कितनी टॉपिकों को? 9 टॉपिकों को। पहला जो टॉपिक है सहशिक्षा विद्यालय को जानेंगे कि सहशिक्षा विद्यालय क्या है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे कक्ष में लैंगिक असमानताएं। तीसरा एकल सेक्स स्कूल या विद्यालय। चौथा भारतीय समाज में बालिकाएं। पांचवा पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय। अगला 6 नंबर लैंगिक भेदभाव के लिए संवेदी क्षेत्र। 7 नंबर बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। 8 नंबर लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण। 9 नंबर हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री। टोटल यूनिट 3 को हम लोग 9 वीडियो में कवर करेंगे। 9 टॉपिक है, 9 वीडियो में कवर करेंगे। छोटी छोटी वीडियो होगी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ताकि आपको सुविधा रहे पढ़ने में। तो चलिए आज की टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक हम लोग की होगी सहशिक्षा विद्यालय। टॉपिक का नाम होगा सहशिक्षा विद्यालय। इसमें हम लोग आज पहली टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सहशिक्षा विद्यालय। अब ये सहशिक्षा विद्यालय में देखेंगे तो टोटल 10 टॉपिक है। कितनी है? टोटल 10 टॉपिक को कवर करना है आज हमें सहशिक्षा विद्यालय में, यानी कि को एजुकेशन स्कूल में। पहला जो टॉपिक कवर करेंगे सहशिक्षा विद्यालय का विकास। दूसरा जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो होगा भारत में सहशिक्षा। तीसरा टॉपिक होगा सहशिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। अगला होगा 4 नंबर टॉपिक सहशिक्षा विद्यालय की विशेषता। 5 नंबर हो जाएगा सहशिक्षा विद्यालय की आवश्यकता। 7 नंबर हो जाएगा 6 नंबर सहशिक्षा विद्यालय के उद्देश्य। 7 नंबर सहशिक्षा विद्यालय के प्रकार। उसके बाद 8 नंबर सहशिक्षा का प्रभाव। 9 नंबर सहशिक्षा विद्यालय और समान लिंगी विद्यालय के मध्य अंतर। 10 नंबर टॉपिक होगी भारतीय संदर्भ में सहशिक्षा विद्यालय की शक्तियां और कमजोरियां। इतने टॉपिक को हम लोग को आज इस वीडियो में कवर करना है। देखिए टोटल देखा जाए यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में टोटल आपको 9 टॉपिक कवर करनी है, जिसके लिए हम अलग अलग 9 वीडियो बनाएंगे। अब इसमें से पहला टॉपिक जब लेते हैं सहशिक्षा विद्यालय, तो सहशिक्षा विद्यालय में हमें टोटल 10 टॉपिकों को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हो जाएगा विकास, सहशिक्षा का विकास। किसका? सहशिक्षा विद्यालय का विकास। सहशिक्षा विद्यालय के विकास में हम लोग देखें तो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा अक्सर लिंग आधारित होती थी, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। इसका विकास देखिए, शुरू में ऐतिहासिक रूप से लड़कों को अलग शिक्षा दी जाती थी और लड़कियों को अलग शिक्षा दी जाती थी। लेकिन सामाजिक सुधारों, महिला शिक्षा के बढ़ते महत्व और समानता के विचारों के साथ सहशिक्षा का विचार विकसित हुआ। किसके साथ विकसित हुआ? सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा के बढ़ते महत्व, समानता के विचारों के साथ। तीनों को याद रखेंगे, सामाजिक सुधारों, महिला शिक्षा के बढ़ते महत्व और समानता के विचारों के साथ सहशिक्षा विद्यालय का विकास हुआ या विकसित हुआ। ठीक, इसमें 20वीं सदी में विशेषकर पश्चिमी देशों और भारत में सहशिक्षा को बढ़ावा मिला। 20वीं शताब्दी में जाकर सहशिक्षा का विकास हुआ। ये रहा सहशिक्षा का विकास में 3 पॉइंट। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो बालक और बालिकाओं को अलग अलग पढ़ाया जाता था, लेकिन
सामाजिक सुधारों और महिला शिक्षा के बढ़ते महत्व और समानता के विचारों के साथ में सहशिक्षा विकसित हुआ। खास करके 20वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों और भारत में इसका विकास हुआ। दूसरा टॉपिक सहशिक्षा जो है कि भारत में सहशिक्षा को देखते हैं। भारत में सहशिक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या प्रावधान है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने लड़कियों और लड़कों के लिए समान शिक्षा के अवसरों पर जोर दिया, जिससे सहशिक्षा को प्रोत्साहन मिला। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार जोर दी सहशिक्षा के ऊपर। आज अधिकांश सरकारी और कई निजी स्कूल सहशिक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बीएड का ही हम लोग कॉलेज जाते हैं तो सहशिक्षा होता है, उसमें लड़के भी पढ़ते हैं लड़कियां भी पढ़ती हैं। तीसरा हो जाएगा हम लोगों का अर्थ एवं परिभाषा। सहशिक्षा के अर्थ और उसकी परिभाषा को देखते हैं। अर्थ को देखिए, वह विद्यालय जहां लड़के और लड़कियां एक साथ ही कक्षा में पढ़ते हैं और सीखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं सहशिक्षा। ये अर्थ हुआ। सहशिक्षा का अर्थ मतलब जब लड़के और लड़कियां जिस विद्यालय में साथ में पढ़ते हैं। इसी की परिभाषा को देखें कि सहशिक्षा की परिभाषा क्या होगी, तो उसको देखते हैं। एक ऐसी शिक्षा संस्था जो लिंग के आधार पर छात्रों के प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं करती है और सभी को समान शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है, उसको कहते हैं सहशिक्षा। एक ऐसी शैक्षिक संस्था जो लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करे, लड़के हों या लड़कियां हों, सबको समान व्यवहार मिलता हो, उसको कहते हैं सहशिक्षा। ठीक है, अर्थ समझ में आया और इसकी परिभाषा। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों को 4 नंबर पॉइंट पढ़नी थी सहशिक्षा की विशेषता। सहशिक्षा की विशेषता में देखते हैं कि मिश्रित छात्र में जैसे लड़के हो और लड़कियां हो एक साथ सीखते हैं, समान अवसर मिलता है, यानी लिंग आधारित कोई भेदभाव नहीं होता है, शैक्षिक सुविधाएं सब मिलती हैं। आगे सामाजिक मेलजोल, छात्रों को एक दूसरे के लिंग के सदस्यों के साथ स्वाभाविक रूप से बातचीत करने का अवसर मिलता है। लड़के लड़कियां आपस में बात कर लेते हैं और एक दूसरे के विशेषताओं को जान लेते हैं, जिससे प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे विकास करने लगते हैं। ठीक है, अगला सामूहिक गतिविधियां, खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसमें साथ में भाग लेते हैं। जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर जब करते हैं तो कुछ अच्छा सा होता है। तो यही है सहशिक्षा के कैसी विशेषताएं। सहशिक्षा की विशेषताओं के बाद में आगे हम लोग 5 नंबर पॉइंट पे चलते हैं कि सहशिक्षा की आवश्यकता क्यों है। सहशिक्षा की आवश्यकता को देखते हैं। चलिए, सामाजिक यथार्थवाद के लिए। सामाजिक यथार्थवाद, देखिए यथार्थ का मतलब जो है वही, जो है उसी को प्रदर्शित करने के लिए, समाज के यथार्थ को यथार्थवाद में बदलने के लिए। समाज में पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए स्कूल में ही इसका अनुभव मिलना चाहिए। समाज में पुरुष और महिला दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, इसलिए स्कूल में भी सहशिक्षा होनी चाहिए। सामाजिक यथार्थवाद के लिए जरूरी है। दूसरा चीज, समानता का संदेश देता है। समानता का संदेश देता है कौन? सहशिक्षा। यह दर्शाता है कि लिंग के आधार पर कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता को खत्म करने के लिए सहशिक्षा जरूरी है। आगे, अधिक सामाजिक परिपक्वता, छात्रों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ विकसित होती है, इसलिए जरूरी है। छात्रों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ विकसित करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? सहशिक्षा जरूरी है। आगे देखते हैं, संसाधनों का कुशल उपयोग। स्कूलों के संसाधनों जैसे कि भवन हो गया, शिक्षक हो गए, का बेहतर उपयोग होता है इस तरह से। ये नहीं कि लड़के अलग हैं लड़कियां अलग हैं, उनका उपयोग बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है जिस प्रकार की सहशिक्षा या सहविद्यालय में होता है उपयोग। ठीक है, ये आवश्यकता है कि सहशिक्षा की आवश्यकता क्यों? सामाजिक यथार्थवाद के लिए, समानता का संदेश के लिए, अधिक सामाजिक परिपक्वता के लिए, संसाधनों का कुशल उपयोग के लिए सहशिक्षा जरूरी है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक 6 नंबर है उद्देश्य, यानी कि सहशिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सहशिक्षा का उद्देश्य यही है कि लड़कों और लड़कियों को समान शिक्षा और अवसर प्रदान करना, यानी कि समानता का भाव, छात्रों में सामाजिक परिपक्वता, सहयोग और आपसी सम्मान की भावना विकसित करने के लिए। परिपक्वता, सहयोग और आपसी सम्मान की भावना को विकसित करने के लिए जरूरी उसका उद्देश्य है। किसका? शिक्षा का उद्देश्य है।
लिंग रूढ़ियों को तोड़ना और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को अपनाया गया। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उसका उद्देश्य ये है। किसका उद्देश्य? शिक्षा का उद्देश्य। इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा 7 नंबर पॉइंट, शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार को देखते हैं तो शिक्षा के प्रकार में पहला है पूर्ण शिक्षा, दूसरा है आंशिक शिक्षा और तीसरा है शैक्षिक। पूर्ण शिक्षा में देखते हैं सभी कक्षाएं प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा वाली हो, उसको कहेंगे पूर्ण शिक्षा। यानी कि शुरू से अंत तक वो शिक्षा विद्यालय में पढ़ाई किया। दूसरा आंशिक शिक्षा, कुछ विशिष्ट कक्षाओं या गतिविधियों जैसे कि खेल हो गया, कला हो गया में शिक्षा हो, जबकि अन्य में ना हो। जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो शिक्षा में जाए, नहीं तो पढ़ाई हो तो पढ़ाई अकेले करें, तब उसको कहेंगे आंशिक शिक्षा। तीसरा होता है शैक्षिक, यानी कि को एजुकेशनल बनाम शैक्षिक बनाम शिक्षण। कभी कभी कुछ विषयों के लिए अलग अलग कक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन समग्र ढांचा शिक्षा का हो। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जब, तो उनको लड़कियों के लिए गृह शिल्प हो जाता है, वही लड़कों के लिए कृषि विज्ञान होता है। तो यहाँ पे शैक्षिक आता है, शैक्षिक बनाम शिक्षण। यहाँ पे ये अंतर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ होगा? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए तो आगे हम लोगों को मिलेगा। आगे चलते हैं तो अगला हम लोगों का 8 नंबर पॉइंट हो जाएगा प्रभाव। शिक्षा के प्रभाव क्या है? शिक्षा के प्रभाव क्या है, इसको देखते हैं। इफेक्ट ऑफ को एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव भी है और सकारात्मक प्रभाव भी है। किसी भी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। कोई आपस अपने में 100% सही नहीं हो सकता और कोई अपने आप में 100% गलत नहीं हो सकता। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। सकारात्मक को हम लोग देखते हैं तो सकारात्मक में आपको पहला है, सकारात्मक में पहला मिल जाएगा बढ़ी हुई सामाजिक जागरूकता और परिपक्वता। इसका प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा? शिक्षा का। बढ़ी हुई सामाजिक जागरूकता और परिपक्वता, यानी कि सामाजिक जागरूकता और बढ़ी है, समाज में और लोग जागरूक हुए। शिक्षा यानी कि साथ साथ में पढ़ाई करने के लिए पहले तो लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूक हुई, उनके अंदर परिपक्वता आई। दूसरा, एक दूसरे के प्रति बेहतर समझ और सम्मान बढ़ता जा रहा है। लड़कियां लड़कों का सम्मान करती जा रही हैं, लड़के लड़कियों का सम्मान करते जा रहे हैं, यानी एक दूसरे का सम्मान इस तरीके से बढ़ता है। अधिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के प्रभाव को देखते हुए एक दूसरे को स्वस्थ रख रहे हैं। लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने में मदद मिल रहा है। जो रूढ़ी बनी थी बाल विवाह की, वो देखिए धीरे धीरे टूट गया। जितनी भी रूढ़ियां थी सबको शिक्षा के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। अब नकारात्मक देखें, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अनुशासन संबंधित चुनौती। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर, इसको देखिए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अनुशासन संबंधित चुनौती, यानी कहीं ना कहीं अनुशासन टूट रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है वो अनुशासन। जब रूढ़िवादी टूटेगी तो जो अनुशासन समाज ने बनाया था वो अनुशासन धीरे धीरे टूट रहा है। लड़कियों पर सामाजिक या भावनात्मक दबाव पड़ता जा रहा है। लड़कियों पर सामाजिक या भावनात्मक दबाव पड़ता जा रहा है। जैसे कि देख रहे हैं, लड़कियां जाती हैं पढ़ने, टाइम से पूछा जाता है कि तुम कितने बजे, तुम्हारा स्कूल कितने बजे का था, तुम इतने टाइम तक कहाँ थी, अभी तक लेट क्यों हुआ? तो उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। इसको हम लोग कहेंगे नकारात्मक प्रभाव। अगला, कुछ विषयों में लड़कों या लड़कियों का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है या सिद्ध नहीं हो सकता है कि किसी भी सब्जेक्ट में लड़का तेज हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट में लड़की तेज हो जाए, इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है। इस तरीके से हम लोगों का
प्रभाव यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखते हैं किसमें, सशिक्षा में। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोगों को 9 नंबर पॉइंट मिलेगा। ऊपर का नहीं दिख रहा होगा, 9 नंबर। चलिए अब दिखा है क्या, सशिक्षा विद्यालय और समान लिंगी विद्यालय के मध्य अंतर, इनके बीच में अंतर क्या है, किनके बीच में, सशिक्षा विद्यालय और समान लिंगी विद्यालय यानी कि एकल विद्यालय और इसमें सशिक्षा विद्यालय में अंतर क्या है। देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। पहला विशेषता देखेंगे, इसमें विशेषता होगी और इस लाइन में सशिक्षा विद्यालय और इसमें समान लिंगी विद्यालय। इसमें देखते हैं छात्र कौन होता है, लड़के और लड़कियां दोनों साथ बैठकर पढ़ते हैं। इसमें केवल लड़की पढ़ सकती है या फिर लड़का पढ़ सकता है। उसके बाद सामाजिक मेलजोल दैनिक आधार पर होता है यानी कि डेली, सीमित या अनुपस्थित होता है। क्या चीज, सामाजिक मेलजोल। सामाजिक मेलजोल इमनिया होता रहता है लेकिन इमनिया में मेलजोल नहीं होता सामाजिक। उसी तरह पाठ्यक्रम सामान्यतः सभी के लिए एक समान होता है लेकिन कभी कभी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है यानी कि विशिष्ट शिक्षा दी जा सकती है। कहाँ, एकल में। लेकिन इसमें देखेंगे सशिक्षा विद्यालय में सबको समान मिलेगा। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण में देख रहे हैं विविध और सामाजिक रूप से यथार्थवादी, विविध यानी कि अनेक प्रकार की और सामाजिक रूप से यथार्थवादी यानी कि जो समाज में चलता है वही ज्ञान मिलता है। लेकिन यहां देखें केंद्रित, कम विचलित करने वाला, कम विचलित करने वाला यहां पे मिलता है। लिंग रूढ़ियां यानी कि तोड़ने में सहायक, यानी दावा करते हैं तोड़ने में सहायक। लिंग रूढ़ियों को ये तोड़ सकते हैं लेकिन ये लिंग रूढ़ियों को नहीं तोड़ सकते, मजबूर कर सकता है, मजबूत, लिंग रूढ़ियों को और मजबूत कर सकता है लेकिन ये तोड़ सकता है। आगे देखते हैं सामाजिक परिपक्वता, जल्दी विकसित होने की संभावना यानी कि बालक और बालिका जल्दी मैच्योर होते हैं लेकिन यहाँ पे कम असर पड़ता है। ये रहे आपके 9वें पॉइंट यानी कि सशिक्षा विद्यालय और एकल विद्यालय में अंतर। आगे बढ़ते हैं, आगे 10 नंबर पॉइंट हम लोग की विद्यालय की शक्तियां एवं कमजोरियां। विद्यालय की शक्ति क्या होती है और कमजोरी क्या होती है, किसकी, सशिक्षा विद्यालय। सशिक्षा विद्यालय में शक्तियां एवं कमजोरियां, इसको देखते हैं। शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां हैं, समानता को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक सामंजस्य, संसाधन अनुकूलन, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, इतना है शक्तियों में। पहला देखते हैं समानता को बढ़ावा, कैसे, लैंगिक समानता के सिद्धांत को लागू करता है। सामाजिक सामंजस्य, विभिन्न लिंगों के छात्रों को एक साथ लाकर समाज में मेलजोल बढ़ाता है। संसाधन अनुकूलन, सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाता है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन यानी कि दूर दराज के छात्रों में जहां अलग स्कूल बनाना संभव नहीं है वहां बालिकाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलता है। कौन, सशिक्षा। लेकिन वही हम लोग कमजोरियां देखें सशिक्षा की, अनुशासन संबंधित मुद्दे, विशेषकर किशोर अवस्था में समस्या आती है, अनुशासन संबंधी मुद्दे आते हैं, देखने को मिलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं आती हैं, कुछ रूढ़िवादी समुदाय में अभी भी इसे स्वीकार करने में कठिनाई आती है, यानी लड़कियों को अभी भी किशोरावस्था तक ही पढ़ाया जाता है कहीं कहीं, उसके बाद की उसकी शिक्षा रोक दी जाती है क्योंकि दूर जाएगी तो वो रूढ़िवादी जो है उसकी टूटेंगे। आगे कक्षा में लैंगिक असमानता, शिक्षक के व्यवहार या पाठ्यक्रम के कारण भेदभाव हो सकता है। शिक्षक के व्यवहार या पाठ्यक्रम के कारण, यानी शिक्षक सही व्यवहार नहीं करता है तब वहां पे कक्षा में लैंगिक असमानता देखने को मिलेगी। यदि अच्छा व्यवहार करता है तो कोई लैंगिक असमानता नहीं देखने को मिलेगी। सुरक्षा संबंधित चिंताएं, अभिभावकों को अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता हो सकती है, होती भी ऑब्वियसली होती है। तो इतनी टॉपिकों को हम लोग इसमें कवर किए। थोड़ा सा लंबी वीडियो हुई, कोई बात नहीं, लेकिन एक टॉपिक हम लोग की कवर हुई।
जैसा कि देख रहे हैं आप, हम लोग यूनिट थ्री जिसका नाम है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण, इसमें 9 टोटल टॉपिकों को पढ़ना है। 9 टॉपिकों में से आज हमने पहला देखा सशिक्षा विद्यालय। सशिक्षा विद्यालय में टोटल 10 टॉपिकों को पढ़ना था। आज हमने इस वीडियो में 10 टॉपिकों को कवर किया। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।